Hello students, how are you? Welcome to the online classes by CR International School. Myself सुमित टक्कर और आज हमारा आर्टिकल जो है वो है डाइलेक्ट्रिक स्लैब की जगह पर हम रखेंगे कंडक्टिंग स्लैब, मतलब कैपेसिटर विद अ कंडक्टिंग स्लैब। लास्ट आर्टिकल जो था कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब था। हमने डिस्कस किया था कि कैपेसिटर के अंदर अगर हम डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालेंगे तो उसकी कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाएगी। ऐसे ही आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कैपेसिटर विद अ कंडक्टिंग स्लैब। अगर आप कैपेसिटर में कंडक्टिंग स्लैब डालोगे तो भी कैपेसिटर की कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी, इंक्रीज। आज ये जो आर्टिकल है ये लास्ट आर्टिकल है हमारा, इसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे जो है हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा होगा, नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो करंट इलेक्ट्रिसिटी के साथ होगा। तो अभी हम बात करेंगे इसकी कैपेसिटर विद अ कंडक्टिंग स्लैब। ठीक है, क्या होगा कंडक्टिंग स्लैब में जब हम कैपेसिटर को डालेंगे तो क्या उसकी कैपेसिटेंस होगी, उसकी कैपेसिटेंस कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, मान लो बेटा ये आपके पास कैपेसिटर की दो प्लेट है, ये दो पैरेलल प्लेट है आपके पास। ठीक है, इन दोनों प्लेट का एरिया सेम होता है जो कि हमने बोल दिया ए। ठीक है, आप इसको चार्ज देते हो, इस पर चार्ज आता है पॉजिटिव, और इंडक्शन की वजह से इस वाली प्लेट पे चार्ज आता है नेगेटिव, और इसके इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होता है कहाँ से, पॉजिटिव से नेगेटिव। इसको बोलते हैं हम ई नोट। ई नोट जो है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है इन वैक्यूम, ये हमें पता है। ठीक है, ई नोट है इलेक्ट्रिक फील्ड इन वैक्यूम जो कि आता है पॉजिटिव से किस डायरेक्शन में आता है, नेगेटिव डायरेक्शन में। ठीक है, और इन दोनों प्लेट के बीच की डिस्टेंस जैसा कि आप सब लोगों को पहले से ही पता है, उसको लिया हमने स्मॉल डी। और जो ये कैपेसिटर है इसकी कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है सी बराबर होता है एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाय डी, जहां पर ए हमारा एरिया है प्लेट का और डी उन दोनों के बीच की डिस्टेंस है। अब हम इसके बीच में, इस कैपेसिटर के बीच में हम लोग एक स्लैब प्लेस कर देंगे बेटा। स्लैब कैसी लिया हमने, कंडक्टर से बनी हुई स्लैब है, कोई भी कंडक्टर आप यूज कर सकते हो। हमने इसमें डाल दी, कौन सी स्लैब डाल दी बेटा, कंडक्टिंग स्लैब। कैसी स्लैब डाल दी, कंडक्टिंग स्लैब। ठीक है, जैसे आप कंडक्टिंग स्लैब डालोगे तो कंडक्टर के इनसाइड आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। कैसे होता है जीरो, वो हम आपको बता चुका हूँ, फिर दोबारा सुन लो एक बार। इंडक्शन की वजह से ये पॉजिटिव चार्ज है, कंडक्टर के सारे इलेक्ट्रॉन इस साइड आ जाएंगे नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पर कंडक्टर के सारे प्रोटॉन आ जाएंगे, मतलब पॉजिटिव चार्ज आएंगे, जिसको हम होल्स बोलते हैं। ठीक है, और कंडक्टर के इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगा अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ याद रखना कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है जो वैक्यूम में है वो इक्वल है इलेक्ट्रिक फील्ड किसके, वो इक्वल है इलेक्ट्रिक फील्ड इन विच डायरेक्शन, इंड्यूस डायरेक्शन। क्या बोल सकते हैं, जो कंडक्टर के इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगा ना वो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर है बट नेगेटिव, मतलब दोनों की डायरेक्शन कैसी है, अपोजिट। तो हम बोल सकते हैं कि जो ई नॉट है प्लस ई आई इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड है इन द कैपेसिटेंस, उन दोनों का सम कितना होगा, जीरो। मतलब ये हमारा कैपेसिटेंस हो गया, कैपेसिटेंस इनसाइड द कैपेसिटर, आप बोल सकते हो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड किसके इनसाइड, कंडक्टर के इनसाइड, कितना होगा, जीरो। सिर्फ हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड कौन से रीजन में बच गया बेटा, हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी क्या बच गया, एक तो इस रीजन में बच गया और एक ही रीजन बच गया इसमें। तो हमारे पास अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ एक ही रीजन में है, क्योंकि जब डाइलेक्ट्रिक की बात कर रहे थे इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पर दो रीजन में था, एक तो वैक्यूम वाले रीजन में था, दूसरा कौन से रीजन में था बेटा, दूसरा डाइलेक्ट्रिक वाले रीजन में था। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ एक ही रीजन में, कौन से वाले रीजन में, सिर्फ और सिर्फ वैक्यूम वाले रीजन में, क्योंकि कंडक्टिंग वाले रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया, जीरो। समझ आई बात। ठीक है, वैक्यूम वाले में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, कंडक्टिंग वाले मीडियम में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। तो अब आप आगे क्या करेंगे, हम लोग क्या करने वाले बेटा, जिस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड है उस रीजन की विड्थ बताओ कितनी होगी। देखो पूरी विड्थ कितनी है, कैपिटल डी, स्मॉल डी हम ऐसे घटा देंगे, कैपिटल डी में से सॉरी स्मॉल डी में से स्मॉल टी घटा दिया हमने। ये वो रीजन है जहां पर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, और जो कौन सा रीजन है, वैक्यूम है। और जो रीजन हमारे पास डी है,
जहां कंडक्टिंग स्लैब है उस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड आपका कितना है बेटा, 0 है। उस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है आपका, 0 है। ठीक है, तो वही है जैसे क्वेश्चन हमने लास्ट टाइम यूज करी थी। हमने यूज करा था कौन सा फॉर्मूला, आपको याद होगा, V इज टू कितना होता है बेटा, E मल्टीप्लाई बाई डी। याद होगा पोटेंशियल ग्रेडियंट वाला, वहां से इक्वेशन आई थी। V हमारे पास पोटेंशियल है, E हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है और D उनके बीच की डिस्टेंस है। तो V की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर, V बराबर हो जाएगी वैक्यूम में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो E नोट है। वैक्यूम में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, E नोट। और E नोट जो है वो कितने रीजन तक है बेटा, वो है आपका D माइनस टी रीजन तक। तो E नोट मल्टीप्लाई पे कितना हो जाएगा, D माइनस टी। D माइनस टी मैंने इसलिए किया है कि जो E नोट इलेक्ट्रिक फील्ड है ना बेटा, वो सिर्फ और सिर्फ कौन से रीजन में है, वो सिर्फ रीजन में हमारे वैक्यूम वाले रीजन में। और जो डी रीजन है, जहां तक हमारी थिकनेस, इसको हम टी बोल रहे हैं, देखो इस टी में इसको बोल रहा हूँ इसकी थिकनेस को, किसकी थिकनेस को बेटा, टी हमारी थिकनेस है किसकी, जो कंडक्टिंग स्लैब रखी है उसकी थिकनेस। ठीक है, तो कुछ नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप सिंपल है, आपके पास वी की वैल्यू आ गई और आपको पता है ई नोट वैक्यूम में कितना होता है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नोट। सिग्मा की वैल्यू क्या होती है, क्यू अपॉन एरिया इनटू में एप्सिलॉन नोट। तो यहाँ ये सारी वैल्यू, ई की वैल्यू यहाँ पर कर दो, तो जो वी की वैल्यू आएगी कितनी आएगी बेटा, वो आ जाएगी क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नोट, ठीक है, इनटू में डी माइनस टी। यस और नो। अब हम यूज करेंगे एक फॉर्मूला जो कैपेसिटेंस का है, इसको बोलते हैं क्यू इज टू क्या होता है, सी हमें चाहिए कैपेसिटेंस की, कैपेसिटर सी इज टू क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन वी। क्यू की वैल्यू तो क्यू है, वी की वैल्यू हमने यहां से इस इक्वेशन में से निकाल लेंगे, इस इक्वेशन की वैल्यू यहां पुट कर दो। सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, क्यू अपॉन वी। वी कितना बेटा, क्यू। ए एप्सिलॉन नोट कहां चला जाएगा, देखो क्यू अपॉन वी पुट करना है तो क्यू तो आ जाएगा नीचे, इनटू में कितना आ जाएगा, डी माइनस टी यहाँ आ जाएगा, इनटू एप्सिलॉन नोट ए कहां चला जाएगा बेटा, ऊपर। समझ में आया नहीं है, यस और नो। ठीक है, यहां से क्यू से क्यू क्या हो गया, कैंसिल आउट। सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, एप्सिलॉन नोट ए डिवाइडेड बाय कितना बचा, डी माइनस टी। डी माइनस टी। अब इस इक्वेशन को कंटिन्यू करेंगे, आगे कंटिन्यू करेंगे, देखो क्या बनता है यहां पर, देखो इसी इक्वेशन को कंटिन्यू करते हैं। तो ये आ गया आपके पास सी कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर, ठीक है, विद स्लैब, विद कंडक्टिंग स्लैब, किसके बराबर होगा बेटा, ये होगा एप्सिलॉन नोट ए अपॉन डी माइनस टी। इस इक्वेशन में से डी कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन नोट ए अपॉन, इसमें से क्या कॉमन ले लेंगे बेटा, डी कॉमन ले लेंगे, डी आ जाएगा बाहर, आपका बच जाएगा 1 माइनस टी अपॉन डी। और एप्सिलॉन नोट ए डिवाइडेड बाय डी, ये होता है आपका कैपेसिटेंस। कौन से कैपेसिटर का कैपेसिटेंस होता है, वैक्यूम वाले का, ठीक है, कैपेसिटर विद हैविंग वैक्यूम। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, सी नोट। इस पूरे की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, सी नोट अपॉन में कितना बच गया, 1 माइनस टी अपॉन डी। कितना बच गया, 1 माइनस टी अपॉन डी, जो कि क्या आ गया आपके पास, कैपेसिटेंस। समझ में आया नहीं आया, तो ध्यान से देखो इस फॉर्मूले को। ये है कैपेसिटेंस विद अ कंडक्टिंग स्लैब और ये है कैपेसिटेंस विद हैविंग अ वैक्यूम। आपके पास एक कैपेसिटर है, आपने उस कैपेसिटर के अंदर कंडक्टिंग स्लैब डाल दिया, तो कैपेसिटेंस की वैल्यू आ गई कितनी, सी नोट अपॉन 1 माइनस टी अपॉन डी। ध्यान से देखो, डी की वैल्यू ज्यादा है और टी की वैल्यू कम है। जब डी को आप टी से डिवाइड करोगे तो 0 पॉइंट कुछ आएगा, समथिंग वैल्यू आएगी, और उसको अगर आप 1 में से घटाओगे तो मतलब ये जो नीचे वाली वैल्यू है, ये जो इसका डिनोमिनेटर है, ठीक है, इसकी जो वैल्यू है, इसकी वैल्यू हमेशा 1 से कम होगी, ठीक है। और कोई भी नंबर जैसे मान लो आपके पास नंबर है 8, उसको आप 1 से कम नंबर से डिवाइड करो, ठीक है, हम डिवाइड करते हैं लेट्स सपोज इसको 1/2 से, तो कितना हो जाएगा ये 16।
तो किसी भी नंबर को अगर आप 1 से कम नंबर वाले से डिवाइड करोगे तो उसकी वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, है ना। तो यहाँ देखो सी नोट क्या है, कैपेसिटेंस। कौन सा? कैपेसिटेंस विद हैविंग वैक्यूम। जब आप इसको डिवाइड कर रहे हो किससे? एक से छोटे नंबर से डिवाइड कर रहे हो, तो सी नोट की वैल्यू क्या हो जाएगी? इंक्रीज। इसका मतलब अगर आप कैपेसिटर के अंदर कंडक्टिंग स्लैब डालोगे तो कंडक्टिंग स्लैब वाले का कैपेसिटेंस वैक्यूम वाले की कैपेसिटेंस से क्या होगा? ज्यादा। मतलब सेम बात मैं बोल सकता हूं कि कैपेसिटर के अंदर या तो आप डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल दो, या कैपेसिटर के अंदर या आप क्या डाल दो बेटा? कंडक्टिंग स्लैब डाल दो। दोनों ही केस के अंदर कैपेसिटर की कैपेसिटेंस क्या होगी? इंक्रीज। ठीक है, यहां मैं आपको बता चुका हूं बात। देखो जितने भी इस कैपेसिटर के रिलेटेड आर्टिकल्स पढ़ाए मैंने आपको, नंबर 1 कैपेसिटर पढ़ाया, कैपेसिटर का प्रिंसिपल पढ़ाया, कैपेसिटर हमने कैलकुलेट किया, स्पेरिकल बॉडी का कैपेसिटर कैलकुलेट किया, कैपेसिटेंस की किन किन फैक्टर्स पर कैपेसिटेंस डिपेंड किया था वो कर कैलकुलेट किया, कैपेसिटर का प्रिंसिपल डिस्कस किया, कैपेसिटर के कॉम्बिनेशन डिस्कस किए, सीरीज पैरेलल। उसके बाद कैपेसिटर की कॉमन टर्म जिसको हम बोल रहे हैं क्या? कॉमन पोटेंशियल, वो डिस्कस करी। ठीक है, कॉमन पोटेंशियल डिस्कस करी। कॉमन पोटेंशियल के बाद लॉस ऑफ एनर्जी कैपेसिटर की वो डिस्कस करी। ठीक है, लॉस ऑफ एनर्जी के बाद हम लोग कैपेसिटर की डाइलेक्ट्रिक स्लैब और कैपेसिटर का कंडक्टिंग स्लैब, हमने ये सारे आर्टिकल डिस्कस किए। इन सभी आर्टिकल्स में मिक्स्ड एक 5 नंबर का क्वेश्चन हमेशा बनता है। ठीक है, 3 मार्क्स के में थियोरटिकल होगा आपका और 2 मार्क्स का आपको न्यूमेरिकल मिलेगा। तो आप लोग कैपेसिटर्स के ऊपर न्यूमेरिकल्स ट्राई करो, कॉम्बिनेशन के ऊपर। जैसे कि मैंने आपको एक पीडीएफ शीट भेजी भी थी, उस पीडीएफ शीट के अंदर आपको कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स के न्यूमेरिकल्स थे। अब वो ट्राई करो। जो आपको न्यूमेरिकल्स नहीं आता वो हम इसको व्हाट्सअप कर सकते हो, हाँ आपको न्यूमेरिकल सोल्व करके भेज दूंगा। ठीक है बेटा, तो आज के लिए लास्ट आर्टिकल था। आज हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। इससे नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी से स्टार्ट करेंगे। करंट इलेक्ट्रिसिटी स्टडी करने के लिए आपको जो आपका फर्स्ट कंसेप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक, अगर उसके बारे में आपकी नॉलेज थोड़ी बहुत कम भी है तो अभी आप करंट इलेक्ट्रिसिटी स्टडी कर सकते हो। करंट इलेक्ट्रिसिटी स्टडी करने के लिए सिर्फ आपको चार्ज की बेसिक नॉलेज के बारे में पता होना चाहिए कि चार्ज होता क्या है, चार्ज की क्या क्या प्रॉपर्टीज है। उसके बाद हम करंट इलेक्ट्रिसिटी इजिली पढ़ सकते हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी एक ऐसा आर्टिकल, ऐसा चैप्टर है जो चैप्टर प्रैक्टिकली ज़्यादा काम करता है। मतलब इस चैप्टर के अंदर 4 से 5 आपके पास एक्सपेरिमेंट है जो आपके 12th लेवल पर होंगे। ठीक है, 12th लेवल पे 4 या 5 एक्सपेरिमेंट सिर्फ एक ही चैप्टर से निकल कर आते हैं। वो है हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी, जो कि हम नेक्स्ट चैप्टर में स्टडी करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम स्टडी करेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी था बेटा, चैप्टर हमारा क्लोज हो गया है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम करंट इलेक्ट्रिसिटी आ जाएंगे। थैंक यू बेटा।